आवासीय विद्यालय, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा एक बार विजिट जरूर करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में उन बच्चों के साथ संवाद किया था। अच्छा होगा आप जाइए। इसमें बीओसी बोर्ड से रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे भी हैं। कोरोना कालखंड में जो लोग अनाथ हुए थे, जो बच्चे अपने अभिभावक को खोए थे, वे बच्चे भी हैं। उन्हें सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ भी जोड़ी हुई है। उन्हें 4,000 रुपए हर महीने सरकार दे रही है और उन सभी बच्चों का वहां प्रवेश किया गया है। 18 कमिश्नरी में 18 विद्यालय, और ये 18 के बाद आज हम लोग हर जनपद में उसी तर्ज पर अन्य बच्चों के लिए भी उस प्रकार के स्कूल खोलना चाहते हैं जो संचालित होंगे, और फिर हम इसको धीरे धीरे करके प्रदेश के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य की तरफ अगर हमें आगे बढ़ना है। वास्तव में कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, और अटल आवासीय विद्यालय उसका एक मॉडल विद्यालय बन रहा है। एक बार जाइए, वहां के स्टैंडर्ड को देखिए। एक बार मैं अपील करूंगा, एक बार जरूर विजिट करें आप, आपसे भी और आपसे भी कहूंगा, क्योंकि बच्चे सब श्रमिकों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं। उनकी कोई जाति नहीं है, उन्हें जाति और मजहब में मत बांटो। वे प्रदेश की अमानत हैं, और उन बच्चों को लेकर के अगर आप एक बार थोड़ी भी वहां ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर इसको आगे बढ़ाने में, क्योंकि इस वर्ष अभी इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग 57 जनपदों के लिए धनराशि जारी करने जा रहे हैं कि 18 जनपदों के बाद जो शेष जनपद है उनमें भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। और ये अटल आवासीय विद्यालय, जिसमें 57 जनपदों में हम मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश के अंदर लगभग हर विकासखंड आच्छादित होने जा रहा है पीएम श्री विद्यालय के रूप में। इससे भी अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को हम लोगों ने राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है। और प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य हुए हैं, इसमें जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की लगभग 6-6.5 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख यूथ को सरकारी नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ करने का जो परिणाम हमारे सामने आया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना कालखंड में 40 लाख कामगार और श्रमिक यूपी में आया था। तो 40 लाख श्रमिक और कामगार के लिए प्रदेश के अंदर रोजगार की व्यवस्था कहां से होगी? एमएसएमई यूनिट ने उन्हें काम दिया। ढेर सारे लोगों ने अपने अपने यहां जहां समायोजित हो सकते थे, और आज वे सभी वहां पे काम कर रहे हैं। ये उदाहरण है, जिन राज्यों से कामगार और श्रमिक आए उन राज्यों की इकोनॉमी पे असर पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में उतनी बढ़ोतरी भी हुई। हर व्यक्ति हमारे लिए बहुमूल्य है, उसका कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश के लिए, वो काम कर रहा है। आज भी मैं उत्तरकाशी में जो हमारे श्रमिक बंधु टनल दुर्घटना में वहां फंस गए थे, हम सब आभारी हैं। और मैं अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए इस पूरी टीम को आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव भेजना जाना चाहिए, सदन की तरफ से जाना चाहिए कि जिस तत्परता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक ढेर सारे ऐसे मामले घटित हुए हैं, लेकिन आपदा थी, लेकिन उस आपदा में रेस्क्यू कार्य किस धैर्य के साथ होना चाहिए, अपने अपने यह रेस्क्यू अपने अपने एक उदाहरण है। और उसमें से 8 लोग यूपी के थे। आज मैंने उनसे संवाद किया। 12 को घटना वहां घटित होती है, 13 को उत्तर प्रदेश शासन का
एक प्रतिनिधि वहां मौजूद हो जाता है और लगातार वह संवाद करता है वहां के उत्तराखंड और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ साथ कंपनी से जुड़े हुए लोगों के साथ में। वहीं पे वो कैंप करते रहे हैं और आज वे सभी श्रमिक वापस आए हैं, जिनमें 6 श्रावस्ती के, एक लखीमपुर खीरी के और एक मिर्जापुर के, ये 8 लोग हैं। उसमें से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जो एक नौजवान है, जो एक इंजीनियर के रूप में वहां काम कर रहा था, जो टनल के अंदर फंसा हुआ था, उनकी वहां पे उन लोगों के संबल को बांधने में प्रधानमंत्री जी के संदेश को, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को और अन्य अधिकारियों के संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना, टनल के अंदर रहते हुए भी सामान्य दिनचर्या उनकी बाधित न हो, लोगों का मनोबल न टूटे, इसके लिए वे लगातार वहां काम करते रहे। यानी वहां उन्होंने योग की क्लास भी चलाई। यानी अभिनंदन क्या जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री आवास को उन्हें बुलाया आज और बुला करके उनका मैंने अभिनंदन किया और मैंने उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि मनोरंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के कार्य करती है और उन सभी श्रमिकों के हितों के लिए पहले ही सरकार संवेदनशील है और आगे भी सरकार उसी संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी और उसी के साथ आज हम लोगों ने वहां पे उन लोगों के लिए वहां पे काम किया। महोदय, प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद या सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक हम लोग 20 लाख नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुके हैं और 2 करोड़ युवाओं को हम इस लक्ष्य की तरफ लेकर के जाने का कार्य हम लोगों ने विभाग में उसमें बजट की भी व्यवस्था पहले से कर रखी है। 50 इंक्यूबेटर और 7,200 स्टार्टअप वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में 1 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम लोगों ने विभिन्न उद्योगों में अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत जोड़ा है, जिसमें से मानदेय राज्य सरकार भी कुछ देगी, उद्यम भी देंगे और युवाओं के पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। जब वहां कहीं नौकरी के लिए जाएगा तो उसके पास होगा, लेकिन उस दौरान राज्य सरकार का प्रोत्साहन भी उसके साथ में होगा। इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने जोड़ा है और प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी नए रिफॉर्म किए जा रहे हैं, चाहे वह 150 जो हमारे गवर्नमेंट ITI है, टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के और न्यू एज कोर्सेज उसमें हम दे रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हम उनके साथ चलाने की कार्रवाई को कर रहे हैं, या फिर अन्य संस्थान इस दिशा में आगे बढ़ाने की कार्रवाई। प्रदेश में एक नई खेल नीति भी आई है, राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की कार्रवाई को भी हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और महोदय, आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, एक लड़की गोल्ड मेडल जीती और जब उनसे पूछा मीडिया ने कि अब तो पीछे उससे चीन की खिलाड़ी से पीछे चल रही थी, उन्होंने कहा नहीं मैं चल रही थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मुझे लगा कि मैं तो पिछड़ गई हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की डिप्टी SP का पद याद आ गया और मैंने छलांग लगाई, चीन का खिलाड़ी पिछड़ गया और मैं आगे गोल्ड मेडल प्राप्त की उपल का। और चौधरी महोदय, हम लोग उन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हाँ, सभी का वहां स्टेडियम दे रहे हैं हम लोग। वो क्रिकेटर मुझे मानो, आप तो आज बोल रहे हैं, आप आज यहां बोल रहे हैं, हमारी टीम वहां विजिट करके आ गई है। हमारी टीम वहां विजिट करके आ गई है। महोदय, 479 खिलाड़ियों को अब तक हम लोग प्रदेश में सर्विस दे चुके हैं और बाकी अन्य खिलाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। प्रदेश के अंदर आज जो है प्रदेश सरकार अन्य क्षेत्रों में भी काफी इन बातों के कार्यक्रम को हम लोग प्रदेश के अंदर बढ़ा रहे हैं और बिना भेदभाव के सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, नेता प्रतिपक्ष स्मार्ट सिटी की चर्चा कर रहे थे। अपने समय में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी?
गंदगी, हमारे शहर गंदगी के पर्याय थे। कोई दीर्घकालीन नगरीय योजना इनके पास नहीं थी। मेट्रो और आरआरटीएस एक सपना था। रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में चले, समाजवादी पार्टी सरकार ने एनओसी नहीं जारी की, नहीं दी, चाहते ही नहीं थे, कहते इसका आवश्यकता क्या है। इनको यानी रैपिड रेल, इनको उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और महोदय, सेफ सिटी तो इनके लिए एक सपना ही था। सेफ सिटी एक सपना। महोदय, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश के शहर भी आज देश की रैंकिंग में स्थान बनाते हैं, स्वच्छता की रैंकिंग में स्थान बनाते हैं। महोदय, आज सेफ सिटी में बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के 18 सिटी सेफ सिटी घोषित होने वाले हैं। और इसमें गृह विभाग, नगर विकास विभाग, हमारे प्राधिकरण के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका है, वे भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, ये नए नगर निगम भी इस सरकार में बने हैं। 113 नए नगर निकायों का गठन भी हुआ है। महोदय, 10 स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये क्रियाशील हो चुके हैं। शेष 8 में वह तेजी के साथ बन गए हैं। हम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारे जो नए नगर निकाय आए हैं, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ज्यादा क्षेत्र थे, तो उनके लिए हम लोगों ने एस्पिरेशनल नगरीय योजना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। 100 ऐसे नगर निकायों को हम इसमें ले रहे हैं, जिसमें 100 हम लोग प्रदेश के अंदर विकास खंडों को ले रहे हैं, 100 नगर निकायों को ले रहे हैं, जिसपे तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर नगरीय परिवहन में तो पहले ही बोल देते हैं कि यानी उनको पता ही नहीं, लेकिन हर चीज को बोल लेते हैं ना, नेता प्रतिपक्ष का अपना वो है। लेकिन खैर, आज प्रदेश के अंदर मेट्रो संचालन के जिससे प्रदेश ने काफी अच्छी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और कानपुर मेट्रो के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्या किया था इन्होंने। आगरा की क्या स्थिति है, आगरा की प्रोग्रेस किसी से छुपी हुई नहीं थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग फरवरी में प्रायोरिटी सेक्टर पर मेट्रो का संचालन आगरा के अंदर करने में सफल हो जाएंगे। और इसी प्रकार से कानपुर के अंदर भी जो सेकंड फेज का कार्य है, उसको भी हम लोग वहां पे उस कार्य को भी हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। महोदय, इसके अलावा महोदय, प्रदेश में आरआरटीएस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसके प्रायोरिटी सेक्टर का उद्घाटन किया है। और बहुत शीघ्र दिल्ली मेरठ के बीच में रैपिड रेल का संचालन होगा, जो देश की पहली रैपिड रेल होगी। यह भी देश के अंदर पहली इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। प्रदेश के अंदर आज 14 शहरों में हम लोग इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं और बड़ी डिमांड है। तेजी के साथ इस मॉडल को हम आगे विकसित करने जा रहे हैं। नए इलेक्ट्रिक वाहन के एक नई पॉलिसी के साथ हम लोग आए हैं और हमारा प्रयास है कि इस सीजन में हम अक्सर देखते हैं कि यहां सदन में भी पहले दिन इस बात की चर्चा हुई थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक चिंता का विषय है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं तो विकसित हो, लेकिन साथ साथ हमारे भी अपने क्या प्रयास होने चाहिए। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक
लेकिन की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में 1 लाख से अधिक ऐसे वाहनों को, जो स्कूल बसेज हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई ऐसी बसेज हैं जो जिनके कारण पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पीएम स्वामित्व योजना में अब तक हम लोग 60 लाख से अधिक परिवारों को, जहां पे उसका मकान है वहीं पे हम लोगों ने उन्हें स्वामित्व भी दिया है उस मकान का, यानी उस भूमि का मालिकाना का अधिकार भी उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। 1.25 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनके पास जहां उनका मकान था वहां पे उनका मालिकाना अधिकार उनको नहीं प्राप्त था, और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक इन सभी 1.25 करोड़ परिवारों को, जहां पे उनकी झोपड़ी, उनका मकान होगा, पुश्तैनी मकान रहा होगा, वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत वहां का मालिकाना अधिकार हम उनको उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। सारे सर्वे के कार्य हमारे पूरे हो चुके हैं, तेजी के साथ इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नेता विरोधी दल अक्सर नई नई बातों को कहते हैं और अब उनको पीडीए की बात करते हैं। प्रदेश के अंदर जो मुसहर थे, क्या पीडीए का पार्ट है कि नहीं है? हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूं। मुसहर उनको नहीं मालूम होगा, विरोधी दल को नहीं मालूम होगा, थोड़ा बताया करो भाई। मुसहर नहीं मालूम होगा, थारू भी नहीं होगा पता, थारू भी नहीं जानकारी होगी, चेहरे नहीं मालूम उनको होगा, बेगा नहीं मालूम होगा, बनटांगिया के बारे में भी नहीं जानते होंगे, कौन सहरिया, ये सभी के बारे में संभवतः नहीं जानते होंगे, क्योंकि है क्या कि बचपन में रास्ता थोड़ा गलत हो गया था। काका ने जो है रास्ता सही नहीं दिखाया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, चाचा आज इसका फल भोग रहे हैं। अगर सही रास्ता दिखा देते तो संभवतः आपको ये सजा नहीं देते आज। और इसीलिए पहली बार महोदय मुसहर, बनटांगिया, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, ये जितनी भी जनजातियां हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग थे, कोई नहीं पूछता था, हैंड टू माउथ थे। इनको जमीन का पट्टा, इनके लिए आवास, जहां आवश्यकता पड़ी वहां पे आवास की सुविधा उनको उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी के साथ किया गया। उन बच्चों को स्कूल भेजा गया, उनके लिए राशन कार्ड बनाए गए, वहां तक बिजली पहुंचाई गई। आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संवेदनशील सरकारें हैं और दोनों बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति, जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, सबसे बड़ी जाति गरीब है, सबसे बड़ी जाति गरीब है। उस गरीब को न्याय दिलाना ये सरकार का काम है और सरकार ने उसको आवास की सुविधा भी दी है। उसके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य आज सरकार कर रही है और आज उनको जो सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं, यह भी आज राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य योजनाओं में भी राज्य सरकार ने तेजी के साथ काम किया है। खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 4000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण, 9290 के आसपास अमृत सरोवरों का निर्माण, लुप्त प्राय नदियों के पुनरुद्धार का कार्य हो, या फिर प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से
लाखों महिलाओं के को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर नई तकनीक के माध्यम से प्रदेश के कायाकल्प को करने के, ये सभी सेक्टर में प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। महोदय, कृषि उत्पादन में भी अगर आप देखेंगे, 17 के पहले पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी। आज 2,61,00,000 हमारे अन्नदाता किसान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपए उनके अकाउंट में आ जा रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 59,139 करोड़ सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुके हैं। अन्नदाता किसान के अकाउंट में पैसा गया है। बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक हो, सरयू नहर की परियोजना हो, ये सभी पूरी करते हुए अन्नदाता किसानों को उसका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 12 से 17 के बीच जो बड़े किसान इतनी सी बात कर रहे थे, केवल 94 लाख मीट्रिक टन इन्होंने गेहूं का प्रक्रिया किया था, जिनमें 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया। और महोदय, 17 से अब तक 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ है, जिसमें 41,299 करोड़ रुपए का सीधे अन्नदाता किसान के खाते में 4 गुना पैसा है उसकी तुलना में। धान 2012 से 17 के बीच 123 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 17,190 करोड़ रुपए भुगतान सपा सरकार में हुआ था। और 17 से अब तक 345.59 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया, जिसमें 63,927 यानी 3 गुना से अधिक प्रक्रिया भी होना और भुगतान भी होना अन्नदाता किसान के अकाउंट में हुआ है। महोदय, इसके अलावा चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान का है। 12 से 17 के बीच बंद चीनी मिलें बंद हुई, औने पौने दाम पे बेची गई और 80,000 करोड़ का किसानों को भुगतान हुआ था। 17 से अब तक 2,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 2,25,000 करोड़ का। आज 119 चीनी मिलें चल रही हैं। 100 चीनी मिलें 10 दिन के अंदर अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन में 2017 के पहले केवल 5,16,000 परिवार ऐसे थे जिनको नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो पाता था। 17 के बाद 1,85,00,000 परिवार ऐसे हो चुके हैं जिनको हम नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इथेनॉल उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर आज देश के अंदर हम इस क्षेत्र में आगे हैं। अन्य सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे कि फसल बीमा योजना में अगर हम देखेंगे 12 से 17 के बीच में कंपनसेशन में भी भेदभाव होता था, समय से मिलता ही नहीं था। या किसी भी अन्य योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को लागू करने का कार्य हो, या गोवंश संरक्षण के बारे में, गोवंश संरक्षण के लिए कह रहे थे कि केवल 100 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जा रहे हैं। ये सच नहीं है महोदय, पहली बार हो रहा है। और मुझे लगता है चौधरी साहब के वक्तव्य को अगर आपने उस दिन सुना होता तो संभवतः आप ये प्रश्न आज यहां पे मुझसे नहीं करते। 11 लाख गोवंश का संरक्षण ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारे मेन बजट में 3,000 करोड़ रुपए मेन बजट में है। 3,000 वो भी देंगे ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी चिंता ये नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है। आपकी चिंता गोवंश की नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है कि बूचड़खाने बंद कैसे हो गए, और उसकी चिंता ये कर रहे हैं महोदय है। इसलिए 11,79,000 गोवंश आज के दिन पे सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गोवंश। मैं बहुत जगह जाता हूं, आपको परमा जी, आप तो अंबेडकर नगर में रहते होंगे,
आप बड़े आदमी हैं, जाते नहीं होंगे, लेकिन हम लोग तो गो पालन भी करते हैं और गो सेवा भी करते हैं, दोनों काम करते हैं और हमें कोई संकोच नहीं होता है। भारत की कृषि व्यवस्था, याद रखना, भारत की कृषि व्यवस्था गो आधारित ही थी। गो आधारित कृषि व्यवस्था जब तक थी, धन धान्य से परिपूर्ण देश था। और आज जब प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो गो आधारित खेती ही है वो, जो जीरो बजट की खेती है, जो देश को भी बचाएगा, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचाने में सहायक होगा। और इसलिए उधर जाना ही होगा। और प्राकृतिक खेती उसका सबसे अच्छा माध्यम है जिसको सरकार प्रोत्साहित कर रही है। महोदय, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी सरकार ने कुछ मील के पत्थर गढ़े हैं। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी माननीय विधायक के क्षेत्र में जाता हूं तो वहां से एक सकारात्मक जवाब आता है। जवाब इस बात का आता है कि साहब, हमारे यहां ये पर्यटन केंद्र है, ये मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत बन रहा है। और कल एक बिल यहां पे इस माननीय सदन में पास किया है जिसमें एक सहभागिता योजना भी लेकर के आई है पर्यटन विभाग, जिसमें किसी भी पर्यटन क्षेत्र को